lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो करंट जो अमेंडमेंट हुई है 2019 में वो पढ़ना है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये क्यों है, क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, राइट। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किससे करेंगे? सेलर से। क्यों? क्योंकि सेलर जो है एक्सप्लॉइट करता है कस्टमर को या कंज्यूमर को माल प्रैक्टिसेस के थ्रू, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले ना एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता था 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें आई थिंक होगा नहीं, ठीक है, इसमें डायरेक्ट उसके बारे में बता रखा है। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें ना सबसे पहले होता था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 1930 में वो बना था, और उसके अकॉर्डिंग ना हमारे यहाँ पे सेल को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक टर्म यूज की जाती थी, कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर का मतलब था लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर, कि जब भी कोई सेल परचेज करनी है उस टाइम पे बायर खुद ध्यान दे हर चीज पे, सेलर को वो गिल्टी नहीं ठहरा सकता। मतलब जो चीजें थी ना सारी सेलर की तरफ थी, सेलर के हित के लिए बात होती थी कि सेलर्स को ज्यादा मतलब वो करना था, क्योंकि हमें सेल परचेज बढ़ानी थी हमारी कंट्री में। लेकिन जब ये चीज आई ना तो बहुत सारे सेलर्स ने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अडल्ट्रेशन कर देना, मतलब मिलावटी सामान देना, क्वालिटी वाइज सामान ना देना, कम मेजरमेंट कर देना, तो ये चीजें होने लगी, जिसकी वजह से अब यहाँ पे एक एक्ट की जरूरत पड़ी जिसमें कस्टमर को जो है, हम कंज्यूमर के फायदे की बात करें, प्रोटेक्ट की बात करें, तो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया था, जिसमें हमने कैविएट वेंडिटर शुरू किया, लेट द सेलर बीवेयर, कि अब सेलर के खिलाफ पे काम होगा। अब सेलर ध्यान देगा कि कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं करनी। तो आपको वर्ड आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैविएट वेंडिटर, व्हिच मींस लेट द सेलर बीवेयर, क्योंकि कस्टमर क्या है, किंग ऑफ द मार्केट है मार्केट इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे हमने 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो पढ़ना है, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। किस चीज से? जो सेलर की माल प्रैक्टिसेस हैं। कैसे माल प्रैक्टिसेस? लाइक ये एक्सप्लॉइट करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होगी, डिफेक्टिव गुड्स हो गए, अडल्ट्रेशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब चीजें होगी। एक बात याद रखना, डिफेक्टिव गुड्स होते हैं डेफिशिएंसी सर्विस में होती है, ये ध्यान रखना। डिफेक्टिव गुड्स होते हैं जब गुड्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ना हो, और अगर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ना हो तो उसमें डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्यों जरूरत थी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की? क्योंकि एडल्ट्रेट गुड्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफीरियर सब्सटेंस ऐड कर दिए, है ना, मतलब मिलावट कर देना सामान में, काउंटरफिट गुड्स दे दिए, मतलब जो एक्चुअल रियल प्रोडक्ट से कम वैल्यू के गुड्स थे, पैकेट पे ज्यादा लिखा है उसमें अंदर कम वैल्यू के सामान हो गया। सब स्टैंडर्ड गुड्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया था क्वालिटी वाइज, डुप्लीकेट गुड्स के बहुत ज्यादा सेल हो रही थी। ठीक है, उसके बाद वेट्स और मेजरमेंट में दिक्कत हो रही थी। वो एक मूवी देखी है ना हमने, जिसमें वो क्या करता है, मेजरमेंट वाली मशीन के नीचे वो चुंबक लगा देता है ना, तो उससे क्या होता है, वो मेजरमेंट में दिक्कत आती है, वो चीजें। ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, जो ये प्याज के दाम बढ़ जाते हैं एकदम से, वो ब्लैक मार्केटिंग की वजह से होते हैं। वो सप्लाई कम कर देते हैं, छुपा के रख लेते हैं, सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज होंगे, तो उसको तो हम कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। प्रोडक्ट को ओवरचार्ज करना, एमआरपी से ज्यादा बेचना, मतलब कस्टमर का फायदा उठाना, डिफेक्टिव गुड्स को सप्लाई करना, एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करना, जो एक्चुअल रियल में है ही नहीं वो चीज शो करना, और उसके बाद इंफीरियर गुड्स को बेचना। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का होना, ताकि कस्टमर को, सॉरी सेलर को डर रहे। ठीक है, वो चीज। उसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस, जो हमने ये तो ओवरऑल पढ़ ली। अब इंपॉर्टेंस फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, हमारी इग्नोरेंस हो रही थी उस टाइम पे, है ना, हमें इग्नोर किया जा रहा था, हमारे राइट्स को इग्नोर किया जा रहा था उस टाइम पे, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत थी। जो कंज्यूमर थे वो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड थे, मतलब अगर एक ही चीटिंग 10 जनों के साथ हो रही है तो वो 10 जने एक साथ आकर आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, वो इतने पावरफुल नहीं है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए।
उसके बाद वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी कंज्यूमर्स की, मतलब बहुत ज़्यादा ही वो चीज़ें हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना। कहते हैं ना, जब एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ बढ़ जाए तो फिर ही कुछ स्टेप उठाया जाता है, तभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। देखो, एज अ बिजनेस अगर मैं अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट करूंगी तो मेरा ही बिजनेस की गुडविल अच्छी रहेगी, प्रॉफिट कमाऊंगी, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रहेगा, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा मेरा। उसके बाद बिजनेस जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करना है, यदि करता है तो ये तो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है ना कि हम सोसाइटी के वेलफेयर की बात करें। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है हमारी, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना मॉरली भी जरूरी है। तो ये चीजें सारी किसमें आ जाएंगी। और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को इग्नोर करने के लिए, मतलब हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट बार बार आके चेकिंग करे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम कस्टमर के साथ कुछ गलत करेंगे ही नहीं, करेंगे तो कंप्लेंट्स होंगी, कंप्लेंट्स होगी तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, तो ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। फिर आता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि जरूरी है। कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। इससे क्या है, अगर किसी कस्टमर के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कंप्लेन कर सकता है और जल्द से जल्द ही उसकी शिकायत को सुना जाएगा और उसके लिए कोई ना कोई स्टेप उठाया जाएगा। पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, हर बिजनेस के लिए, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन सब आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना, जो 1986 वाला एक्ट था वो ऑनलाइन पे काम नहीं करता था अभी, लेकिन ऑनलाइन ज्यादा डील होती है तो ऑनलाइन पे, ई कॉमर्स में भी काम करता है 2019 वाला। और इसमें एक और नई चीज आई, मेडिएटर सेल वाली। मेडिएटर सेल का मतलब है कि अगर हम एडजुडिकेशन, मतलब कोर्ट में जाके अपना केस मतलब कहते हैं सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो हम बाहर किसी मेडिएटर को हायर करके, किसी इंटरमीडियरी को, दोनों पार्टीज आपस में सुलह कर सकती हैं, ठीक है। वो चीज आ गया था। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कौन है एक कंज्यूमर। कहता है एक कंज्यूमर वो पर्सन है जिसने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को परचेज किया और उसके लिए पैसे भी दिए, कंसिडरेशन में या पैसे दिए हैं या प्रॉमिस किया कि मैं पैसे दे दूंगा, चाहे उधार में लिया है चाहे इंस्टॉलमेंट में लिया है। कंज्यूमर तो कंज्यूमर ही है, ठीक है। उसने बात तो की है ना कि आपके पैसे तो देने ही है, तो ये सारे। लेकिन हाँ, अगर उसने खुद चीज परचेज करके आगे रीसेल कर दी प्रॉफिट के लिए, तो वो कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन जो यूज या कंज्यूम करता है गुड्स को। लेकिन हमारा एक्ट क्या कहता है, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, या तो पे कर चुके हैं या प्रॉमिस कर चुके हैं कि पे कर लेंगे, या इंस्टॉलमेंट वगैरह पे लिए, ठीक है। तो ये सब कौन है, हमारे कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के राइट्स, देखो ये 6 राइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आएगी केस स्टडी, बताया जाएगा कि कौन से राइट की बात हो रही है, उसमें कौन सा राइट अपना यूज करना है, एक केस देके, या फिर हमें बताया जाएगा कि और इसके अलावा राइट्स बताइए, तो ये चीजें आ जाएंगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 6 राइट्स बताए जाते हैं। कंज्यूमर के पास 6 तरीके के राइट्स हैं। पहला, राइट टू सेफ्टी, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट। कहते कंज्यूमर के पास राइट है कि वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोटेक्ट हो सकता है जो हमारी जान के लिए खतरे में है, मतलब जानलेवा है। लाइक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो गए जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उसके सेफ्टी नॉर्म्स बताने जरूरी है, ऐसे मार्क के क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो बनना चाहिए। तो ये सब किस में आता है, राइट टू सेफ्टी है। हमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन भी देगा, क्वालिटी के अकॉर्डिंग सामान को बनाया जाएगा ताकि कल को कोई एक्सीडेंट होकर हमें लॉस ना हो जाए। फिर आता है राइट टू बी इन्फॉर्म, कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो कंज्यूमर के पास राइट है कि वो सारी इंफॉर्मेशन मांग सकता है सेलर से, जो मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कब ये बना था, क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, सारी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। राइट टू बी एश्योर्ड, या इसको हम राइट टू चूज भी कहते हैं। ध्यान रखना, एक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट टू चूज, कि मुझे कौन से वाला सामान लेना है, ये सेलर डिसाइड नहीं करेगा। आई नो वो परसुएड करते हैं और हम उनकी बातों में आ भी जाते हैं, लेकिन ये हमारा डिसीजन होता है, ठीक है। अगर हमें सामान पसंद आया तो हम नहीं भी लेंगे, तो वो हमें कुछ नहीं कह सकता। तो राइट टू बी एश्योर्ड, कंज्यूमर के पास फ्रीडम है कि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को चेक करेगा, मार्केटर उसको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बताएगा डिफरेंट क्वालिटी, ब्रांड, साइज में, और फिर कंज्यूमर उसमें से बेस्ट वन को अपने अकॉर्डिंग चूज करेगा। राइट टू बी हर्ड, कि अगर कुछ गलत हुआ है कंज्यूमर के साथ तो उसकी सुनवाई होगी और लास्ट में उसके लिए रिड्रेसल भी होगा। रिड्रेसल मतलब कोई ना कोई स्टेप उठा के उसकी जो कंप्लेन है वो भी सॉल्व की जाएगी, ठीक है। और फिर आ गया राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि वो अपने राइट्स के बारे में जाने, एजुकेट हो वो चीज़, ठीक है। जैसे जागो ग्राहक जागो, वो इसमें आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में, ठीक है। ये तो थे 6 हमारे राइट्स। अब आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ कंज्यूमर जब मैं कोई चीज़ परचेज करती हूँ तो मुझे क्या क्या प्रोटेक्शन, मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यूज़ करना है, मतलब मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कहता है कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल परचेजिंग, यूजिंग एंड कंज्यूमिंग द गुड्स। सबसे पहले बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, खुद वैरायटी के बारे में पहले पता करो। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स को लो, खुद ही जो है ISI मार्क वगैरह, हॉल मार्क वगैरह चेक करो अच्छे से भी, हाँ क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमने लिया है। रिस्क के बारे में खुद पूछो, सेफ्टी के बारे में, है ना। लेबल्स को ढंग से पढ़ो, लेबल्स ही नहीं पढ़ते हम लोग। उसके बाद
assert yourself to ensure that you get a fair deal, मतलब खुद को इतना पुश करो कि सबसे बेस्ट डील आपको मिले। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, खुद ही इलीगल काम नहीं करना, ठीक है। हमेशा बिल के लिए तो वैसे ही नहीं लेते बिल, क्योंकि टैक्स लग जाएगा, है ना। तो बिल जरूर लेना है, क्योंकि अगर आपके पास बिल नहीं है तो कल को आप केस नहीं कर पाओगे सेलर पे, ठीक है। उसके बाद अगर सेलर ने कुछ भी गलत किया, चाहे कम अमाउंट में गलत किया, उसके खिलाफ केस जरूर करो, ताकि वो बाकियों के साथ चीट ना करें। कंज्यूमर सोसाइटीज बनाओ मिलके, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। और इन्वायरमेंट को भी रिस्पेक्ट करो, ऐसी चीजें खरीदो जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री हो, वो चीजें आ जाएंगी। समझ आया। तो ये हमारी क्या थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है ना। अब आता है कि किस तरीके से जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है। बिजनेस खुद जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन के लिए सोच सकता है कि हमें कस्टमर के साथ गलत नहीं करना। कुछ बिजनेस एसोसिएशंस बनी हुई है जो रूल्स रेगुलेशन निकालती है, बिजनेस ने मिलकर कमेटी टाइप बना रखी है, ठीक है। कंज्यूमर की अवेयरनेस, वो जागो ग्राहक जागो। कंज्यूमर की ऑर्गेनाइजेशन जो टाइम टू टाइम काम करते हैं। गवर्नमेंट जो है यही कंपनीज एक्ट वगैरह डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स निकालती है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा ये सुनो, ये स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं जो क्वालिटी की बात करते हैं। ये ना एक बार क्वेश्चन आ गया था, इसको ध्यान से देख लो। ये है ISI मार्क्स जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर के लिए ये वाला मार्क होता है। BIS हॉल मार्क ये होता है। एग मार्क ये होता है। इको मार्क ये आजकल ये ज़्यादा चल रहा है, घड़ा सा इको मार्क, ये एग्रीवो वाले के लिए होता है, ये इन्वायरमेंट वाले के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है रिड्रेसल एजेंसी। भाई इंपॉर्टेंट है, राइट्स के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की रिड्रेसल एजेंसी, मतलब एक तरह से कोर्ट्स हैं हमारे पास कि हम कहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन करेंगे। तो 3 लेवल्स में हमारे पास क्या होते हैं, कमीशंस हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर स्टेट कमीशन जो स्टेट लेवल पे होगा, और फिर होगा एक नेशनल कमीशन। सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हम सेकेंड, इसमें ना पॉइंट्स में दे रखा, पॉइंट्स में लिख लेना ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। 1 करोड़ तक की, पहले पॉइंट तो ये लिखो कि 1 करोड़ तक की कंप्लेन है अगर, तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगी। 1 करोड़ से 10 करोड़ की कंप्लेन है अगर, 10 करोड़ की चीज़ की, तो वो स्टेट में जाएगी। और 10 करोड़ से ज़्यादा की कंप्लेन है तो वो नेशनल कोर्ट में जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहता है इसमें जो पर्सनस होते हैं, ये कमेटी किससे मिल के बनी है, ये को पर्सन, इसमें क्या है, एस्टेब्लिश बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। देखो ये भी स्टेट गवर्नमेंट से बनती है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट से बनती है, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ, वेट फॉर वाइल लिखा तो होगा, एक सेकेंड, ये सारा ही पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको पॉइंट्स में लिखना है, तो अच्छे से देख लो इसको। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंसीडर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ वाला पॉइंट आ गया। कहता फर्स्ट हियरिंग में भी या किसी भी हियरिंग में डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है एक एलिमेंट है सेटलमेंट, विच में भी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, तो वो उसको डायरेक्ट कर सकता है कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कर लो मेडिएशन के थ्रू 5 डेज के अंदर। मैंने अभी आपको बताया कि जो 2019 में नया आया कि एडजुडिकेशन में ना जाओ, कोर्ट केस में ना फंसो, बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपने 5 दिन के अंदर अंदर अपनी मेडिएशन से कर लो। कहता अगर पार्टीज एग्री हो जाते हैं सेटलमेंट बाय मेडिएशन, रिटन कंसेंट दे देती हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो मेडिएशन को इसका मैटर पास कर देता है और मेडिएशन जो है अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं हो पाती मेडिएशन के थ्रू कंप्लेन में, तो कंप्लेन जो है सो इफ द कंप्लेंट alleges डिफेक्ट इन गुड्स विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट प्रॉपर एनालिसिस या टेस्ट ऑफ गुड, मतलब टेस्ट करना पड़ेगा गुड्स को, उसके डिफेक्ट्स को पता करने के लिए, तो कमीशन सैंपल वगैरह लेगी, ठीक है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को देगी। और अगर कोई सर्विस वगैरह है तो वो सर्विस को भी चेक करेगी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ब्रॉट इन टू द नोटिस बाय द कंप्लेन एंड कैन आस्क फॉर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। कोई भी पार्टीज अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जो है 45 डेज के अंदर अंदर स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का फैसला आया उसके 45 दिन के अंदर अंदर हम जो है स्टेट कमीशन में जा सकते हैं और अपनी कंप्लेंट दोबारा दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें और पॉइंट भी था कि इसमें 4 मेंबर्स होने जरूरी है, ठीक है। इसका जो जज होगा वो उसके पास डिस्ट्रिक्ट जज की जो है क्वालिटी होनी जरूरी, क्वालिटी नहीं क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसके पास जो है हमारे पास हाई कोर्ट की और इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। जो इनका प्रेसिडेंट होगा, 4 मेंबर्स होंगे, आई थिंक इनमें एक वुमेन होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये पढ़ लेना भाई, इसमें पता नहीं क्यों नहीं है, ये पॉइंट्स जरूरी हैं और, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, स्टेट कैपिटल के अकॉर्डिंग काम करेगा, जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स गुड्स, 1 करोड़ से 10 करोड़ वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन में भी जा सकते हैं। अगर देखो यहाँ से यहाँ जाना है तो 45 दिन में अंदर जाना है, ठीक है, और अगर स्टेट से नेशनल जाना है तो 30 दिन के अंदर, और अगर स्टेट से नेशनल में भी हम नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे तो वो भी 30 दिन के अंदर अंदर जाएंगे। तो वही चीज़ है, इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा और 30 दिन के अंदर, ठीक है।
चलो फिर रिलीफ क्या क्या मिल सकते हैं। तो कोर्ट जो है कंज्यूमर को क्या क्या रिलीफ दे सकती है। कहता है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट या नेशनल कमीशन अगर सेटिस्फाइड है डिफेक्ट इन गुड्स के लिए तो वो क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है। सबसे पहले तो या तो डिफेक्ट खत्म कर दो, उसमें से भी सही कर लो सामान को, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट से, सही वाले प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दो, विद नया दे दो, या प्राइस को रिफंड कर दो, रीजनेबल अमाउंट दे दो एज कंपनसेशन कि उसको जो जो लॉस हुआ है तुम्हारी वजह से, ठीक है, डैमेजेस पे कर दो। और आगे से ये काम नहीं करना, उसके लिए कह सकती है हैजर्ड्स गुड्स को आगे से नहीं बेचना, उसको सेल से मना कर सकती है, बैन कर सकती है ना, मैन्युफैक्चरिंग को बैन कर सकती है उन गुड्स की। तो ये चीज़ें आ जाएंगी सारी, ठीक है। तो वो उसके अलावा कोई भी लॉस या इंजरी हुई है तो उसके लिए भी कंपनसेशन वो मांग सकती है, ठीक है। ये था आपकी रिलीफ की क्या क्या कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकता है वो चीज़। फिर लास्ट रह गया, आई थिंक ये लास्ट होगा, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज की जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ बने हुए हैं उनका कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या रोल है। तो ये ना जनरल पब्लिक को मतलब एजुकेट करते हैं, जागो ग्राहक जागो वाले वर्कशॉप्स लगा के, सेमिनार लगा के, टाइम टू टाइम जर्नल्स पीरियडिकल्स छापते हैं ताकि लोगों को पता लगे एक्चुअल में चल क्या रहा है। टेस्ट वगैरह करते रहते हैं फूड प्रोडक्ट्स का, कंपेरेटिव टेस्टिंग, जैसे मैगी वाला टेस्ट हुआ था और पता लग गया था लेड की मात्रा ज़्यादा है, इस टाइप से। कस्टमर को इनकरेज करते हैं कि हाँ अपने लिए जो है स्टेप लो, खुद के लिए खड़े हो। अगर कई बार क्या होता है कस्टमर नहीं कंप्लेन कर पाता तो उनके बिहाफ पे भी ये कंप्लेन करते हैं, लीगल असिस्टेंस देते हैं। देखो वही होगा ना, कंज्यूमर कोर्ट पे कस्टमर के बिहाफ पे भी कंप्लेन करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं जनरल पब्लिक के लिए, और कई बार इन्होंने सोसाइटीज भी बना रखी हैं, ठीक है, इनकी हेल्प के लिए, कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की। इजी समझ आया, हो जाएगा। चलिए लास्ट रह गया हमारे पास एक्सरसाइज, क्वेश्चंस रह गए, इसके पढ़ लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, अंडर विच कंज्यूमर राइट डज अ बिजनेस फर्म सेट अप कंज्यूमर ग्रीवियंस सेल। किस कंज्यूमर राइट के अंडर बिजनेस ने बनाया है। तो ये राइट टू बी हर्ड, ग्रीवियंस सेल तो तभी बना है ना, राइट टू सीक रिड्रेसल भी हो सकता है ये कि उसको जो है बाद में वो मिले, हाँ सीक रिड्रेसल भी आ जाएगा। विच क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इज यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये भी ऊपर करवाया था, एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट के लिए कौन सा यूज होता है। जुरिसडिक्शन ऑफ केसेस दैट कैन बी फाइल्ड इन स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन में कौन से थे, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ वाले। कोई 2 रिलीफ अवेलेबल है जो कस्टमर्स के, वो बता दो, रिलीफ अभी पढ़ के आए हैं। कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स दैट हेल्प्स टू कंज्यूमर टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। तो प्रोडक्ट मिक्स, और देखो 2 आगे ना जो कल चैप्टर किया था मार्केटिंग वाला, तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन किसमें है, लेबलिंग। तो कौन सा कंपोनेंट है प्रोडक्ट मिक्स का, लेबलिंग वाला, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। दोनों चैप्टर मिक्स होकर आगे देखो इसमें, ठीक है। फिर है शॉर्ट आंसर टाइम, न्यूमरेट द वेरियस एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट विच हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, सिर्फ नाम बताने हैं। हु आर वट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कंज्यूमर कोर्ट, तो कंज्यूमर खुद भी कर सकता है, अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसका क्या नाम है, वो क्या कहते हैं उसको, गार्डियन, और अगर बाई चांसली कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसका जो है लीगल हायर कर सकता है। अच्छा ये जो एनजीओज या कंज्यूमर पार्टीज, ये कमिटीज बनी हुई है, ये भी उसके बिहाफ पे कर सकते हैं, तो ये चीज़ें। उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड वाला जो अभी आपको मार्क्स दिखाए थे, है ना, हैज मेड अ प्रपोजल फॉर होटल्स एंड अदर फूड आउटलेट्स टू डिक्लेयर द काइंड ऑफ ऑयल और फैट यूज्ड इन कुकिंग ऑफ द फूड माइनस, ठीक है। तो कंज्यूमर राइट कौन सा यूज हुआ है, राइट टू बी इन्फॉर्मेशन, कि उनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि कई बार हो सकता है उसको उस चीज से एलर्जी हो। एंड हु इज द कंज्यूमर, वो हमने पढ़ लिया था, कंज्यूमर कौन है, जिसने कंसिडरेशन के लिए सामान को खरीदा है, या तो कंसिडरेशन पे कर दे, या प्रॉमिस किया, या फिर डेफर्ड पेमेंट वगैरह भी हो सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस हम ये कर चुके हैं। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई हैं। वेरियस वेज इन विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा है, किस तरीके से कंज्यूमर को हम कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेज क्या है, हमने एक्ट बनाया है, गवर्नमेंट खुद, अपनी गवर्नमेंट जो है एक्ट बनाती है, वो बिजनेस खुद कर सकते हैं, कंज्यूमर सोसाइटीज हो गई, एनजीओज वगैरह हो गए, जो भी पढ़ के आए हैं ऊपर। रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी किए 3 लेवल पे हमने। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज का क्या रोल है अभी किया, आई थिंक ये लास्ट ही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, Mrs. Mathur sent a jacket to a laundry shop in January 2018. Jacket was purchased at a price of 4,500. She had previously sent the jacket for dry cleaning with Shine dry cleaners and the jacket was cleaned well. However, she noticed that her jacket had white discoloration marks when she collected the jacket this time. On informing the dry cleaner, Mrs. Mathur received a letter confirming that discoloration indeed appeared after the jacket was dry cleaned. She contacted the dry cleaner multiple times and requested for compensation for discolored jacket but no avail। मतलब यहाँ तक हुआ क्या है कि एक जैकेट उसने पहले भी धुलवाई थी, तब तक तो ठीक थी, दोबारा धुलवाई तो ड्राई क्लीनर से पता लगा, टेस्ट वगैरह कराई कि उसमें ना वाइट पैचेस हो गई। सो कंज्यूमर कोर्ट की इंटरवेंशन गया शाइन ड्राई क्लीनर्स पे, उसने कंपनसेट किया 2500 का मिस्टर माथुर को फॉर द डिस्कलर जैकेट। तो कौन सा राइट एक्सरसाइज किया, राइट टू बी हर्ड, ऑब्वियस सी बात है,
नेम एंड एक्सप्लेन द राइट विच हेल्प्ड मिस्टर माथुर टू अवेल द कंपनसेशन, तो राइट टू सीक रिड्रेसल मिला उसको। स्टेट विच इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन फुलफिल्ड बाय इन द अबव केस, तो कौन सी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाई उसने कि उसने केस किया, आपने अपने हक के लिए वो खड़ी हुई, राइट, वो चीज़ आ जाती है। उसने टेस्ट भी करवाया। स्टेट एनी अदर टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाएंगी। ईजी हो जाएगा, ईजी था वैसे ये, तो इजी सा चैप्टर है। देखो इसमें राइट्स इंपॉर्टेंट है और ये रिड्रेसल एजेंसीज जो 3 लेवल पे पढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट से केस स्टडी बन जाती है, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,